हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें विद्युत द्विध्रुव, निरक्षीय स्थिति, ये दोनों बातें क्लियर करनी होंगी। इसके बाद फिर हम इस व्यंजक के जरिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करेंगे। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव के लिए हम यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव बना दे रहे हैं। तो ये अगर हम यहाँ पर दो बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु है ए और एक बिंदु बी। एक बिंदु ए रख लें, एक बिंदु बी रख लें। ए पर एक आवेश रख लेते हैं जिसका मान है प्लस क्यू, बी पर एक आवेश रख लिया माइनस क्यू, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है 2L। 2L एक बहुत ही अल्प दूरी है। तो इस सिस्टम को हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। फिर से, विद्युत द्विध्रुव किसे कहा जाता है? तो जब दो बराबर परिमाण के आवेश किंतु विपरीत प्रकृति के हों, अर्थात एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, इनके बीच की दूरी बहुत ही कम हो, इस प्रकार से इन्हें व्यवस्थित किया जाए, तो इस पूरे सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हमें निरक्षीय स्थिति समझना है। तो इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु मान लिया गया कि यहाँ पर इसका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O है। चूंकि कुल दूरी 2L है, तो मध्य बिंदु से A की दूरी L हो जाएगी, ये डिस्टेंस L हो जाएगा, और फिर O से B का भी डिस्टेंस L हो जाएगा। O से A की दूरी L और O से B की दूरी L। अब इसके मध्य बिंदु O से जाते हुए एक रेखा खींचा जाए, एक रेखा खींचा जाए जो कि AB पर लंब हो। तो इस रेखा पर कहीं हम अगर एक बिंदु लेते हैं तो इसे हम निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। अर्थात कोई बिंदु किसी द्विध्रुव पर निरक्षीय स्थिति में कब होगा? तो जब वह बिंदु ऐसे स्थान पर होना चाहिए, ऐसी रेखा पर होना चाहिए जो रेखा द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जाती हो तथा द्विध्रुव पर लंबवत हो। तो हमने एक यहाँ पर बिंदु ले लिया है, बिंदु P, जो कि निरक्षीय स्थिति में है। अब O से P की दूरी हमने मान लिया कि R है। बिंदु O से P की दूरी मान लिया गया R है। तो A से P की दूरी ज्ञात करेंगे। A से P की दूरी क्या होगी? तो आप यहां से देख सकते हैं चित्र से कि चूंकि AOL है, यह L है, और O से P की दूरी R है, तो A से P की दूरी अर्थात कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर होता है रूट के अंदर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम B से P की दूरी को मापें तो ये भी वही होगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि यह L है और यह R है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश क्रमशः बिंदु A और B पर ले लिए हैं। AB विद्युत द्विध्रुव है। निरक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इसी P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस द्विध्रुव का तीव्रता ज्ञात करने के लिए अगर हम प्लस Q आवेश से ज्ञात करें, अगर प्लस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर इसे हम E1 माने तो E1 बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश, अर्थात आवेश Q है, बटा में बीच की दूरी का वर्ग। तो बीच की दूरी क्या है? AP, Q बटा में AP स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में
AP स्क्वायर, तो A से P की दूरी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। A से P की दूरी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वर्ग करने पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश के कारण जब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो इसकी दिशा जो है, इसकी दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ होती है, दूर जाता है। तो डायरेक्शन क्या होगा, ए से पी की ओर, एपी दिशा में, एपी दिशा में। फिर अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करेंगे, तो माइनस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में बीच की दूरी का वर्ग। तो बीच की दूरी क्या है, BP, अर्थात BP का होल स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में BP। B से P की दूरी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है, चूंकि माइनस आवेश है तो माइनस आवेश के कारण E2 का डायरेक्शन ये होगा। E2 का डायरेक्शन P से B की ओर, अर्थात PB दिशा में। दिशा याद रखिएगा, कभी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो प्लस आवेश रहेगा, तो प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं और माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश पर अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं। यहां पर आपने देखा E1 ज्ञात हुआ, E2 ज्ञात हुआ। चूंकि E1 की दिशा ये है, E2 की दिशा ये है, दोनों भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। जब भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं तो हम इनके लंबवत घटक और अनुदिश घटक ज्ञात करेंगे। तो E1 का लंबवत घटक E1 साइन थीटा और E2 के लिए नीचे की तरफ E2 साइन थीटा, और इनके जो है इनके अनुदिश घटक जो हैं द्विध्रुव के अनुदिश ले रहे हैं, तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ये भाई थीटा कहाँ से आ रहा है, तो ये जो बीच का कोण है यहाँ पर ये थीटा है। जब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ये भी जो है कोण थीटा होगा। तो हम लोग E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, फिर यहां से E1 cos थीटा और E2 cos थीटा प्राप्त कर चुके हैं। अगर दिक्कत हो कि E1 cos थीटा, E2 cos थीटा कहां से आ रहा है, तो ध्यान दिया जाए, यहां पर एक बिंदु है, यहां से ये जा रहा है E1। इसके लिए हम लोग अगर इस तरह से लंबवत घटक निकाल लें, ये क्षैतिज घटक निकाल लें, तो और यहां पर कोण थीटा हो, चूंकि इसका मान E1 दिया गया है और इसका मान ज्ञात करना है, तो ये है कर्ण और ये है आधार। तो हमें पता है कि cos थीटा बराबर कर्ण, cos थीटा बराबर क्या होगा, ये कर्ण है ये आधार है, तो आधार बटा में कर्ण, और कर्ण का मान क्या है भाई E1, या E1 का तिरछा गुणा करें यदि, E1 cos थीटा बराबर आधार। अतः हम इस आधार को E1 cos थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से इसे हम लिख सकते हैं, यहां पर अगर हम सीधा लाइन खींचे तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, और कर्ण का मान कितना है E1, अर्थात E1 साइन थीटा। तो इसे हम लोग E1 साइन थीटा, इसे E2 cos थीटा। ऐसे ही E2 के लिए नीचे की तरफ E2 साइन थीटा और ये E2 cos थीटा। अब यहां से आप देख रहे हैं कि E1 का जितना मान आया है
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उतना ही मान E2 का भी है। तो E1 साइन थीटा जब दोनों के मान बराबर हैं तो E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा हम देख रहे हैं कि इनके भी मान परस्पर बराबर ही होंगे, क्योंकि जो E1 का मान है वही E2 का मान है और साइन थीटा दोनों में लगा है, तो ये दोनों बराबर होंगे परंतु विपरीत हैं, बराबर हैं परंतु विपरीत हैं, विपरीत, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक ऊपर की तरफ है एक दूसरे नीचे की तरफ है। अतः E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा निरस्त हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब बच रहा है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के बराबर होगी। तीव्रता किसके बराबर होगी? तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के बराबर। चूंकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, क्योंकि इनके मान परिमाण बराबर हैं और दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। अब हम लोग E बराबर, यहां से E बराबर E1 का मान रखेंगे, तो E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, प्लस E2 का मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। यहां पर हम लोग E1 और E2 का मान रखे। E1 और E2 का मान रखने पर प्राप्त हुआ कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, और E2 का मान भी वही है कॉस थीटा। अब ये आप देख रहे हैं कि जितना ये मान है उतना ये भी है, तो दोनों को हम लोग जोड़ते हैं। जोड़ने पर इसे जोड़ लिया जाए दोनों को, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। चूंकि चित्र से आप समझ सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर, चूंकि कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार कितना है L और कर्ण कितना है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो कॉस थीटा बराबर L बटा में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E बराबर इन दोनों को जोड़ने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इस कॉस थीटा के मान को हम लोग यहाँ इनपुट करेंगे। इस समीकरण में कॉस थीटा का मान यदि रखा जाए तो हमें प्राप्त होगा कि E बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान रखेंगे L बटा में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या E बराबर यहां ध्यान देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q है गुणे L है, और 2 को L के साथ कर दिए, Q गुणे 2L। जो 2 शुरू में प्रारंभ में रखा गया था, इस 2 को L के साथ रख दिया गया, तो Q गुणे 2L बटा में ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और फिर यहां पर है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसे हम लोग कर लेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चूंकि रूट में है तो कोई भी संख्या रूट में है तो उसका घात 1/2 होता है। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में था, अतः इसका घात हम लोग 1/2 कर दिए।
चूंकि P बराबर द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q गुणे 2L, P बराबर Q गुणे 2L, अतः हम इस इक्वेशन में Q गुणे 2L के जगह पर P रख सकते हैं। इसे इरेज करते हैं। तो अब मान प्राप्त होगा कि E बराबर, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q गुणे 2L का मान P रख लिया जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण, और यहां पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का घात 1 है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का घात 1/2 है। तो अगर इन दोनों का आपस में गुणा करें तो घात में घात जुटता है, इसका घात 1, इसका घात 1/2, 1 में 1/2 जोड़े तो 3/2 होगा, अर्थात R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का घात 3/2। चूंकि L की अगर हम लोग बात करें तो L बहुत ही अल्प होता है, बहुत कम राशि है, अतः L लेस देन R। चूंकि L का मान R की तुलना में बहुत ही नगण्य है, अतः L स्क्वायर को उपेक्षणीय मानने पर, L स्क्वायर को क्या माना गया? उपेक्षणीय, नगण्य कर लिया गया। तो इस स्थिति में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा में, L स्क्वायर को नगण्य मान लिया गया है, अतः R स्क्वायर का घात 3/2 या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, घात का घात हो तो घात में घात से गुणा होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी P बटा में R का पावर 3। तो निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटा में RQ। और इसे सदिश रूप में यदि लिखें, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में होगा E बराबर, E पर वेक्टर का चिन्ह लग जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P सदिश पद में हो जाएगा बटा में RQ, P बटा में RQ। तो ये सदिश फॉर्म में है, ये अदिश फॉर्म में है। अतः निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण बटा में दूरी का घन। यहां से हम कह सकते हैं कि इससे पहले हम लोग ज्ञात किए थे अक्षीय स्थिति में, और अक्षीय स्थिति में आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा में RQ। इससे पीछे वाले वीडियो में आपने पढ़ा था कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा में RQ, कब? अक्षीय में। और ये कब आया? निरक्षीय में। दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? तो अक्षीय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय की तीव्रता के 2 गुनी होती है। क्यों भाई? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां भी, इसमें भी है, P बटा RQ यहां भी है, लेकिन इसमें 2 का गुना हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तीव्रता की 2 गुनी होती है। या ये भी कह सकते हैं कि निरक्षीय में जो तीव्रता है वह अक्षीय की आधी होती है। तो इससे संबंधित आंगिक प्रश्न भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।